हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भुवनेश्वर चंद्रवंशी भोरम द इंस्पायर एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत दिन बाद हिंदी का फिर एक क्लास लेके आया हूं, क्योंकि कुछ क्लास इतना ज़्यादा हो गया है कि थोड़ा सा टाइम कम मिला। इसलिए अब मेरा कोशिश यही रहेगा कि हिंदी का जो क्लास है वो कंटिन्यू रहे। ऑफलाइन की जो क्लास है वो कंटिन्यू है, इसलिए नहीं हो पा रहा था, उसके लिए क्षमा। चलो आज देखते हैं क्या। उस दिन मैं पढ़ा दिया था आपको स्वर। स्वर के बारे में लगभग सब बता दिया था। हिंदी वर्णमाला का लगभग सब चीज बता दिया था मैं। आज हम बात करते हैं किसके, तो हम बात करेंगे आज व्यंजन का। व्यंजन याद रखना भाई, ये जो वर्णमाला चल रहा है ना, ठीक है ना, किसी भी एग्जाम में यदि मान लो जाए, यदि कोई एग्जाम में 10 क्वेश्चन आता है तो 10 क्वेश्चन में याद रखना एक क्वेश्चन एनी हाउ हिंदी वर्णमाला का होता है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो हिंदी वाला सीरीज चल रहा है, हमारा हिंदी की क्लास चल रहा है, ये याद रखना लगभग लगभग जितने भी एग्जाम होंगे उस सब में क्या होगा, हिंदी की क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ऐसा टाइप का है। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्या, व्यंजन। ठीक है ना। व्यंजन क्या है, कैसे है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे स्वर को समझे थे, ठीक है ना। तो व्यंजन का मतलब होता है वर्णमाला की ऐसी वर्ण जो अपने आप में स्वतंत्र ना हो, उसे क्या बोलेंगे हम, व्यंजन कहते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, अपने आप में क्या ना हो, स्वतंत्र ना हो, व्यंजन। वर्णमाला की वह वर्ण, ठीक है ना, जो अपने आप में स्वतंत्र ना हो, अब स्वतंत्र ना हो का कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कोई भी व्यंजन रहे वो अपने साथ क्या लेगा, कोई ना कोई स्वर लेगा, वही क्या कहलाता है तुम्हारा व्यंजन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं क, तो याद रखना ये क जो लिखा गया है, ये क में ना, ये ऐसा क नहीं है, एक्चुअल में ये क्या है, क प्लस अ। इसके पीछे क्या जुड़ा है बोलेगा तो अ जुड़ा हुआ है। यही बात कर रहा है वर्णमाला की वह वर्ण जो अपने आप में स्वतंत्र ना हो। स्वतंत्र ना हो तो क्या होगा, व्यंजन तो सब है, तो व्यंजन स्वतंत्र हो तो क्या लेगा अपने साथ, क्या लेगा, स्वर लेगा। स्वर वही क्या कहलाता है तुम्हारा व्यंजन कहलाता है। जैसे कि मैं लेता हूं और एक एग्जांपल, ठीक है, की। अब की में क्या लेगा बताओ मेरे को, तो याद रखने इसमें क्या हो जाएगा, क प्लस बड़े ही लगा है तो बड़े ही। ठीक है। एग्जाम्पल और ले सकते हैं क्या, ख। तो ख याद रखना ऐसे लिखे हैं, तो ये अकेला नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई स्वर है। अब कुछ नहीं है तो क्या होगा, अ रहेगा। यदि इसी में मान लीजिए मैं खो ले दिया, क्या ले दिया, खो, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा ख प्लस ओखलिक ओ। अब आया समझ कि नहीं आया, मतलब व्यंजन जो है क्या करता है, हमेशा अपने साथ क्या लेगा, स्वर लेगा, उसके पीछे में हमेशा स्वर रहेगा, इसीलिए क्या नहीं रहता, स्वतंत्र नहीं रहता। लेकिन स्वर क्या रहता है, जो अपने आप में क्या रहे, परिपूर्ण रूप से स्वतंत्र रहे। अब आया होगा बात, इतने तक तो समझ आया होगा। ठीक है। तो अब देखते हैं क्या, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या, ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या मूल रूप से मानी जाती है कितना, 33। लेकिन वर्तमान में यदि बोला जाए, ठीक है ना, तो जो उच्छिप्त होता है ना, उच्छिप्त व्यंजन, इसको भी शामिल कर लिया गया है वर्तमान में। तो ये टोटल कितना हो गया है, उच्छिप्त कौन कौन सा है, ये ड और अढ़, ये वाला,
ठीक है, तो इनको शामिल कर लिया गया है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई है? 35। इनको क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। अभी वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, अब बात समझ में है। अब देखते हैं यही व्यंजन का अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण, जैसे स्वर में देखे थे अपन, स्वर का कैसे कैसे वर्गीकरण होता है, वैसी मैं समय बचाने के लिए थोड़ा सा लिख दिया हूं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, स्वर का वर्गीकरण, स्वरों का सॉरी व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण। तो व्यंजन के वर्गीकरण में अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है, जो 33 ठने हैं, उसको कौन कौन से तरीके से में बांटा गया है इसको देखते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं अपन क्या, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श क्या है, अब सवाल यहां है। तो स्पर्श मतलब होता है ऐसा व्यंजन, जो 33 व्यंजन है उसमें कौन कौन से ऐसे व्यंजन हैं जो मुख के कोई ना कोई भाग को टच करके वो निकलता है, या वो आवाज के रूप में निकलता है, उसको अपन बोलते हैं क्या, स्पर्श व्यंजन। जैसे कि मैं बात करूं, क बोलो आप, क्या बोलो, क, ठीक है ना। तो क हमेशा किससे निकलता है? कंठ से निकलता है। ख बोलूं तो ख भी कंठ से निकलता, मतलब ये वाला जो रो है ना, ये पूरा क्या रहेगा, कंठ से निकलेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे च बोलूं, च, क्या, च, तो च देखना, च हमेशा तालु से बोला जाता है, तालु को ये क्या करेगा, टच करेगा। अच्छा, कंठ किसको बोलते हैं, समझ आया ना, कंठ यहां होता है, ठीक है ना। तालु से टच कौन होगा, च होगा। अब बात आ गया, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, तो इनकी टोटल संख्या होती है 25। आया बात समझ में, कैसे होता है तो देख लो, क ख ग घ अड़, इधर 5 और इधर 5, ठीक है, क च ट त प, हो गया। तो कुल मिला के कितने हो गए, 25। यही क्या कहलाता है, तुम्हारा स्पर्शी व्यंजन, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ को टच करते हैं। हालांकि इसका डिटेल आगे बात करेंगे, कहां कहां को कौन कौन सा वर्णमाला किसको टच करता है, ठीक है। ये पहला था क्या, स्पर्शी व्यंजन, जो कोई ना कोई जगह को क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला वर्गीकरण, अगला वर्गीकरण में क्या, अंतस्थ व्यंजन। ऐसा व्यंजन जो अंतस्थ के रूप में जानी जाती है, इसको कहा जाता है। इसमें टोटल कितने वर्ण आते हैं बोलेंगे तो 4 वर्ण आते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा, य, र, ल और व, ये क्या कहलाता है, हमारा अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। फिर इससे आगे जो आता है वो आता है क्या, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन मतलब नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है ना, जिससे उष्मा निकले, ठीक है, स और ह, ठीक है। लेकिन याद रखना, इन सभी का उष्मा अलग अलग होता है, अलग अलग स्वर को दर्शाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्या, अगला वर्गीकरण आता है, वो कहलाता है हमारा क्या, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की परिभाषा ये होगा कि ऐसा व्यंजन जो अकेले ना रह के दो व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन वर्ण बना होगा, वही क्या कहलाएगा, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं, अक्षा से छतरी, ठीक है। अब अक्षर से छतरी में देखते हैं, तो ये किससे किससे मिलकर बना है, एक क से बना है और एक किससे बना है, छ से। ये दोनों को यदि मैं मिला दूं तो क्या बनता है, ये बनता है, ठीक है ना। ये बात तो समझ आ गया, लेकिन इसमें भी कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है। जैसे कि बोलूं ये क, तो ये वाला जो शुरू वाला क है ना, इसमें याद रखना अ नहीं है, अ नहीं है। लेकिन ये छ में बोलूं ना, तो इसमें क्या है, अ उपस्थित है। कहने का मतलब यह है, कोई भी संयुक्त व्यंजन बना है, उसका पहला वर्ण 50% और दूसरा वर्ण कितना, 100%, दोनों मिलकर बना है। कहने का मतलब यह होगा, जैसे त्र देखता हूं मैं, त्र में क्या होता है, त प्लस र, है ना। तो ये जो त है, ये आधा त हो गया, आधा मतलब इसमें अ नहीं है। जैसे कि कोई भी व्यंजन लिखते हैं, त प्लस अ बराबर क्या होता है, त होता है कि नहीं होता, व्यंजन में होता है। तो इनमें ना ये वाला जो त है वो गायब है,
लेकिन वही पास ये जो र है इसमें अ उपस्थित है और इसमें अ जो है नहीं है। अब बातें समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगला देखता हूं क्या मैं, ज्ञा। ज्ञा किससे बना है? ज्ञा बनता है ज प्लस इया। किससे बनता है? ज प्लस इया। इसीलिए देखना मैं इधर हलंत लगाया हूं व्यंजन में, इधर वाले शब्द में हलंत नहीं लगाए, क्योंकि इसमें र प्लस अ आया है, इसमें इया प्लस अ आया है, इसमें र प्लस अ आया है, इसमें छ प्लस आया है। लेकिन इधर वाले जो व्यंजन है उसको देखना, इसमें हलंत लगाया हूं मैं। हलंत लगाया मतलब इसमें अ नहीं है। अब आ गया बात समझ। चलो, स्र का क्या होता है? तो स्र का होता है क्या? स प्लस र, दोनों को यदि मिला दे तो क्या बन जाएगा? स्र बन जाएगा। बातें समझ में आई होगी संयुक्त व्यंजन का। चलो अगला आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला देखते हैं क्या, अगला आता है क्या हमारा? उच्छिप्त। उच्छिप्त व्यंजन किसको बोलते हैं? उच्छिप्त व्यंजन उसको बोलते हैं जिसमें इसकी दो कंडीशन होती है, ठीक है ना। एक होता है ऐसा हिंदी वर्णमाला का ऐसा व्यंजन जो जिसमें क्या? ताड़न जात, ताड़न जात बिंदु, बिंदु का उपयोग हो। मैं बताया था ना भाई तुमको 4 बिंदी लगती है, एक बिंदी यहाँ, एक बिंदी यहाँ, एक बिंदी यहाँ और एक बिंदी यहाँ। तो इनमें ना ये वाला जो बिंदी लगेगा इसको बोलते हैं क्या? ताड़न जात, ताड़न जात। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं क्या? भूल गया। इसको बोलते हैं क्या? नुक्ता। इसको बोलते हैं क्या? अनुस्वार। ठीक है ना। अब आ गया बात समझ। ठीक है, इसको बोलते हैं पंचमाक्षर। ठीक है ना। तो यही वाला जो बिंदु है ना उसका उपयोग देखिए इसमें हुआ है। बाकी जो वर्णमाला उसमें किसी में भी ये बिंदी का उपयोग नहीं होता, सिर्फ यही दो बिंदी में होता है। इसलिए इसे उच्छिप्त कहा जाता है। उच्छिप्त का मतलब समझ आया? इधर आना द्विगुण। द्विगुण का मतलब होता है ये दो गुण को दर्शाता है। यदि इस बिंदी को मैं हटा दिया तो ये ढक्कन का ढा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यही और इसको यदि बिंदु को जोड़ दे क्या बन जाएगा? अढ़ा बन जाएगा। अब आ गया बात समझ कि नहीं आया? ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? द्विगुण या उच्छिप्त। उच्छिप्त का अर्थ है ये ताड़न जात होता है और द्विगुण का मतलब दो गुण दर्शाता है। बिंदु को बंद कर दिया, ठीक है ना, तो ड है, और बिंदु लगा दिया तो अड़ा हो गया। ओके, ठीक है, आगे बढ़े अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, ठीक है, व्यंजन का वर्गीकरण। ठीक है ना। व्यंजन के वर्गीकरण में देखते हैं, जैसे स्वर को बांटे थे ना वैसे इसको भी बांटे हैं। तो व्यंजन में पहला जो वर्गीकरण है वो उसको क्या बोलते हैं? अल्प क्या? प्राणत्व। प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। कहने का मतलब यह है श्वास के आधार पर क्या होगा? व्यंजन का वर्गीकरण होगा, जिसको बोलेंगे क्या? प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। मतलब कहने का ये है कौन कौन से ऐसे व्यंजन हैं जिसमें सांस ज्यादा लगती है, कौन कौन सा व्यंजन ऐसे है जिसमें सांस की आवश्यकता कम होती है। तो इनमें सबसे पहला आता है क्या? अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब ऐसा सांस तो लगेगा लेकिन थोड़ा कम लगेगा, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है? अल्प प्राण क्या व्यंजन, ठीक है ना। इसमें पहला आता है कौन? पहला, तीसरा और कौन? चौथा। अब ये क्या है भाई? ये भी एक समस्या है, ठीक है ना। तो चलो मैं बता देता हूं ये पहला, तीसरा और क्या बोलते हैं पांचवा क्या है। ठीक है, ये पहला मतलब किसकी बात कर रहा है? इनकी बात कर रहा है। ये हो गया तुम्हारा क्या? पहला। ऐसा वाला बात कर दूं तो ये हो गया क्या तुम्हारा? दूसरा। ऐसे यदि बात कर दूं तो इसका मतलब हो गया तीसरा। ये वाला खंड की बात करूं मैं ऐसा तो ये हो गया चौथा, और ये वाला बात करूं मैं तो ये हो गया पांचवा। मतलब कहने का ये है, ठीक है, पांचवा। और इधर से बात करूं तो ये क्या हो गया? पहला। इधर से बात करूं दूसरा, इधर से तीसरा, इधर से चौथा और इधर से पांचवा। तो ये वाले पांच की बात कर रहे हैं, मतलब पहला,
तीसरा और क्या बोला गया है, पांचवा। तो क च ट त प पहला गुण, दूसरे में ख छ ठ, ठीक है ना, थ और फ। अब आ गया बात समझ कि नहीं आया? इसको ऐसे सारे लिखेंगे ना तो दिक्कत ये होता है, जब वहां पढ़ लेंगे ना तो याद नहीं होता, इसलिए मैं उसको क्या किया हूं, एकदम शॉर्टकट में लिखा हूं, ठीक है, कि तुमको वो याद हो जाए, ठीक है। तो इनमें क्या होगा फिर, ये पहला क वर्ग वाला, तीसरा और कौन, पांचवा, प्लस प्लस अंतस्थ, अंतस्थ में भी पढ़े हम थोड़ा देर पहले, य र ल व, ठीक है ना, ये सब आएगा वो क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाती है। अब आगे इसमें थोड़ा से कम सांस की जरूरत होती है, लेकिन इधर आता हूं मैं, ठीक है ना। तो दूसरा इसका भाग है जिसको बोलते हैं क्या, महाप्राण। और महाप्राण में ऐसा है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा से श्वास थोड़ा जोर से लेना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें कौन कौन सी आती है, तो याद रखना कौन कौन सा आता है। तो इसमें आता है दूसरा और क्या बोलते हैं, चौथा, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग आया, मतलब ख वर्ग, ठीक है ना। अब आ गया बात समझ कि नहीं आया? हाँ, तो देखना, क बोलो थोड़ा कम सांस लेना पड़ता है और ख बोलो तो ज्यादा सांस लेना पड़ता है, या थोड़ा स्पीड से आता है, ठीक है। प्लस इसमें क्या आता है, उष्म। अब उष्म तो नाम से ही स्पष्ट है, आप स बोल के देखो, बहुत लंबा चौड़ा सांस लेना पड़ेगा, और स एकदम स ऐसा नहीं निकलेगा, स ऐसा निकलता है। अब आ गया बात समझ, इसलिए ये क्या है, महाप्राण के आधार पर क्या है, या श्वास के आधार पर या प्राणत्व के आधार पर दो वर्गों में इसको बांटा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, ठीक है, वर्णों के आधार पर, ठीक है, क्या, वर्णों के आधार पर ठीक है, चलो, उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। अब देख, वहां पे जो स्पर्शी व्यंजन बोला था ना, वो यहां आके कंप्लीट होगा, क्यों, क्योंकि इसमें ना कुछ कुछ चीजें और थी जिसको मैं ऐड किया हूं, ठीक है। सबको एक साथ पढ़ोगे तो ज्यादा याद होगा, क्योंकि हमको लगता है कि हमको याद है, ये है वो है, लेकिन जब एग्जाम्पल में 4 ऑप्शन पूछ देना तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। चलो, इसमें देखते हैं क्या, स्पर्श के या उच्चारण, इस, अरे यार, ठीक है, चलो, उच्चारण या स्पर्श के आधार पर, ठीक है ना। तो याद रखना भाई, इसमें स्पर्श भी होगा, क्या, उच्चारण मतलब क्या, स्पर्श है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, कंठ, ठीक है ना, कंठ मतलब यहां से बोला जाए, यहां से जो आवाज निकले वही क्या कहलाता है, तुम्हारा कंठ कहलाता है। और कंठ से कौन कौन शब्द निकलता है, तो क निकलता है, ख निकलता है, ग निकलता है, घ निकलता है और अड़ा निकलता है। मतलब जो क वर्ग रहेगा ना, वो पूरा कंठ से बोला जाएगा, किसमें, वो इस 33 व्यंजन की बात कर रहे हैं। लेकिन इनमें ह से जो हलवाई खा है वो भी कहां से निकलता है बोलेगा, तो कंठ से निकलता है, ठीक है। फिर इसमें ना, यदि कंठ में कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, कंठ से कौन स्वर निकलता है, तो याद रखना, अ, आ और क्या, अहा, ये 3 ऐसे हैं जो किससे बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा। अब आया बात समझ में, ठीक है। ये कंठ की बात कर रहे हैं, कब हम क्या करते हैं सरसरी तौर पे, ये क वर्ग बस समझ लेते हैं, लेकिन याद रखना इसके साथ ह भी है, प्लस अ, आ और क्या, अहा, ये स्वर में है। आ गया बात समझ। चलो, अगला देखते हैं क्या, तालव्य। तालव्य में क्या होता है, तालु से बोला जाए उसको तालव्य बोलते हैं। तालव्य मतलब समझ गया ना, तालु, ठीक है, घंटी के आगे, ठीक है ना। तालु को क्या करें, टच करे तो कौन करता है, च छ ज झ या, ये बात तो समझ आता है, च वर्ग। लेकिन इनके साथ साथ ना, ये शक्कर के साथ और ये दोनों भी क्या करता है, क्या करता है, तालव्य को टच करता है। आप करके देखो एक बार, य स, ठीक है ना। वो घंटी है हमारे मुंह में, घंटी और दांत दोनों के बीच में देखो है, उसी को बोलते हैं तालु, ठीक है ना। अब आ गया बात समझ।
चलो हाँ, इसमें स्वर भी आता है, तो स्वर में कौन कौन सा आएगा? ई और क्या? ई। आ गया बात समझ? चलो अगला देखते हैं मूर्धन्य। अब मूर्धन्य क्या है भाई? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो याद रखना, ठीक है, कंठ और जो हमारे मुंह पे जो है ना घंटी, उन दोनों के बीच में यदि ऐसे जाके जीभ टकराए, उसको क्या बोलते हैं अपन? मूर्धन्य बोलते हैं। ये इसमें होता है क्या? कौन वर्ग आता है? तो हमेशा याद रखना, इसमें ट वर्ग आता है। कौन आता है? ट वर्ग आता है। ये बात तो समझ आ गया। लेकिन ट वर्ग के साथ साथ कौन आता है? तो इसमें कौन आता है? रस्सिका आता है और सरकोण के साथ आता है। ओके, ठीक। और इसके साथ साथ यदि स्वर में बोला जाए, मूर्धन्य में निम्नलिखित में से कौन सा स्वर आता है या स्वर के साथ बोला जाता है, ऐसा बोलेगा तो याद रखना ऋषि के री। आप ऋषि के री बोल के देखना, ठीक है। सांप जैसे जीभ जो है गोल होके एक जगह हो जाता है, री। किसी को टच नहीं करता, ना दांत की तरफ आता है ना कंठ की तरफ जाता है, री रुक जाता है। अब आ गया बात समझ? चलो अगला देखते हैं क्या? दंतव्य, या इसी को क्या बोलते हैं? दांत। ठीक है, दांत में क्या क्या आएगा? तो दांत को जो टच होगा वो दांतव्य कहलाएगा भाई, सीधी सी बात है। तो त वर्ग जो जितने भी हैं वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा दंतव्य कहलाएगा। और द के दांत में दंतव्य के साथ साथ कौन आता है? क्या बोलते हैं? त वर्ग के साथ ल से लड़का और क्या स से सरवता वाला सा। ठीक है ना, ये क्या कहता है? तुम्हारा दंतव्य में आता है। और इसमें स्वर में बोलूं तो उल्लुकु और उनके दोनों क्या होता है? दंतव्य में आता है। अगला मैं बात करूं क्या? ओठ का, तो ओठ में आता है। ओठ मतलब ओठ के सहारे से क्या किया जाए या ओठ के सहारे से बोला जाए, ठीक है ना। तो ओठ के सहारे में पूर्ण रूप से क्या आता है? प वर्ग आता है। ठीक है, ओके। चलो प फ ब भ म। अगला बात करूं मैं नासिक्य। अब ये नासिक्य क्या है भाई? तो याद रखना, ऐसा व्यंजन जो नाक से बोला जाए वो क्या कहलाता है? हमारा नासिक्य। जिसमें आता है क्या? जो पंचमाक्षर होती है ना, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर मतलब क्या? ठीक है, इधर देखना, ये वाला जो पांचवा वर्ण होती है ना, ये पूरा क्या है? नासिक्य है। नासिक्य। आया बात समझ में कि नहीं आया? अड़ा, या, पान के अड़ा, न और म। ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नासिक्य मेरे हिसाब से तुमको समझ आया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या? अलीजिभिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आने वाले एग्जाम पे इसको टारगेट कर ले, क्योंकि ये मार्केट में थोड़ा सा नया है। थोड़ा सा नया है मतलब ये है, ठीक है, अब थोड़ा से डेवलप होते जा रहा है ना, ठीक है। चलो हमारा व्यापम भी अब सुधर रहा है थोड़ा से। इसमें आता है क्या? अलीजिभिया। अलीजिभिया मतलब वो होता है, ठीक है ना, जो जीभ क्या हो, जीभ आगे आए, ठीक है ना, प्लस इसका मूल बोलने में तो समझ नहीं आएगा, लेकिन इनमें एक बिंदी लगा है, देखो आप, ये वाला बिंदी लगा है कि नहीं लगा है? यही बिंदी को आप पहचान मान सकते हो, ठीक है ना भाई? यही क्या कहलाता है? अलीजिभिया। और इस बिंदु को बोलते हैं क्या? नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। नुक्ता। जिस शब्द में नुक्ता लग जाए वो क्या कहलाएगा? अलीजिभिया। ठीक है, ये याद रखना। फारसी भाषा में ज्यादा उपयोग होता है इसका। फारसी, फारसी भाषा में भयंकर टाइप का उपयोग होता है, ठीक है, ओके। अगला देखते हैं क्या? क्या? तो दंतोष्ठ। दंतोष्ठ मतलब क्या? दंतोष्ठ में क्या आता है? वह आता है, ठीक है ना। अगला देखूं क्या मैं? कंठ और तालव्य, ठीक है ना। कंठ और तालव्य मतलब, कंठ मतलब कंठ और तालव्य मतलब तालु। कंठ प्लस तालु, दो ठहरने को मिला के, है ना। तो वो किस कौन कौन बोला जाता है? तो वो बोला जाता है एड़ी के और एनाकाई, ये दोनों को क्या बोलते हैं? कंठ तालव्य कहा जाता है। इसके बाद आता हूं कंठोस्थ। कंठोस्थ मतलब क्या? कंठ प्लस ओठ, होठ, है ना। तो वो कौन कौन से में बोला जाता है? तो ओखली को और अरत के आओ, याद रखना ये दोनों
ऐसे स्वर हैं, ठीक है ना, इसमें व्यंजन तो नहीं आता लेकिन स्वर आता है। और स्वर कौन सा आता है, दो जगह को टच करे, कौन कौन सा, एक कंठ को करे और एक तालव्य को करे, तो एड़ी के एनाकाई बनता है। लेकिन वही पास क्या बोलते हैं कंठोस्त हो जाए तो कंठ और होंठ के सहारे से किसको बोले जाए, ओखली को और अरत क्या को बोला जाएगा। ठीक है भाई, इतना बात तो समझ आया होगा। ये पहली दूसरी से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत। वर्गीकरण देखते हैं हम क्या, हम देखते हैं अगला वर्गीकरण क्या, ये भी वर्गीकरण है। याद रखना, इनमें अभी जो ट्रेंड या पैटर्न चल रहा है व्यापम का, उनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो यहां से पूछ रहा है। ठीक है, संघर्षी व्यंजन कौन सा है, ठीक है ना। तो ऐसा वर्ण जो संघर्ष से बोला जाए, एकदम आसानी से नहीं बोला जाता, वो क्या कहलाता है, संघर्षी व्यंजन कहलाता है। ये होता है क्या, स और ह, ये इतना आसानी से नहीं बोला जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन बोलते हैं भाई। ठीक है, अगला देखते हैं अपन क्या, अगला देखते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन मतलब संघर्षी तो रहे, वो साथ में कोई ना कोई जगह को क्या करे, टच करे, वो क्या कहलाता है, स्पर्शी संघर्ष व्यंजन कहलाती है। और ये होता है क्या, ये एकदम नया है, बता रहा हूं मैं, आईएमपी कर लो इसको। ठीक है, च छ ज झ, ठीक है, देखना ये संघर्ष भी कर रहा है और स्पर्श भी कर रहा है। और स्पर्श किसको करता है, ये अब भी थोड़ा देर पहले मैं बताया हूं। ठीक है, हो गया भाई कि नहीं हुआ, ठीक है। अगला पार्श्विक, पार्श्विक मतलब होता है, ठीक है ना, थोड़ा से ल मतलब ऊपर की तरफ आए और ढकेले टाइप का काम करे, ठीक है ना, पार्श्विक कहलाता है। इसमें क्या आता है, लड़का ला आता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या, लुठित। लुठित मतलब ये होता है जो एक बार मुंह में ना घूमे, र देखो आप किसी को भी घुमा सकते हो, चाहे जबड़ा को घुमाओ, चाहे क्या बोलते हैं जीभ को घुमाओ, र ही निकलेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लुठित व्यंजन बोल देते हैं किसको, र को। एक होता है हमारा क्या वत्सर्य। वत्सर्य में आता है, ठीक है ना, कौन कौन सा, न, ल, स और ज। ठीक है भाई, इसको याद रखना, ये यदि पेपर कठिन करना रहे तो वत्सर्य को पूछेगा, है ना। ठीक है, ये रहा तुम्हारा क्या। अगला देखते हैं, अगला है क्या, अगला देख लेते हैं व्यंजन में ही क्या, घोषत्व के आधार पे या घोष के आधार पे, इसी को क्या बोलते हैं, घोषत्व। घोषत्व के आधार पर क्या, व्यंजन का वर्गीकरण। तो घोषत्व के आधार पर दो तरीके से होता है भाई, ठीक है, एक होता है हमारा क्या, अघोष, और एक होता है हमारा क्या, सघोष। इसी को बोलते हैं क्या, अघोष भी बोल देते हैं और इधर को क्या बोल देते हैं, घोष भी बोल देते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं कि इसका अघोष का, तो अघोष में आता है क्या, वही वाला वर्ग वाला। तो पहला वर्ग मतलब क्या, क वाला, दूसरा वर्ग मतलब क्या, ख वाला, ठीक है, प्लस कौन कौन सा, शक्कर के सा, सरकोण के सा, और ये तीनों सा जो किस में आता है, वो आता है हमारा अघोष में। किस में आता है, अघोष में। ठीक है भाई, बातें समझ में आ रहा होगा। चलो मतलब कुल मिला के क्या, इसकी कितनी, 5, ये कितना 5, ये कितना 5, 5 या 15, और ये 3, सॉरी गलत बोल दिया मैं, ठीक है, कितना 2 ही होगा, ये 5 और ये 5 का और ख वर्ग, ठीक है ना। तो कितना 10, और 10 प्लस स प्लस 3 बराबर कितने, 13 होगा। ये अघोष की संख्या है कितनी, 13 हो गया। अगला देखते हैं क्या, घोष, या इसी को बोल देते हैं क्या, सघोष। इसमें आता है हमारा कौन, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, ठीक है। अब 5, इसमें भी कितना 5, इसमें भी कितना 5, इसमें भी कितना 5, 5 दिया 15, ये हो गया, प्लस ह से हलवाई भी किसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत। तो कितना हो गया, कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है, प्लस
जितने भी अंतस्थ होगा, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना, य र ल व, ये सभी क्या होगा तुम्हारा, घोष होगा। ठीक है, आगे इनके साथ साथ, ठीक है, जितने भी तुम्हारा स्वर होगा वो क्या होगा, क्या बोलते हैं, घोष में आएगा। ठीक है, चलो इनकी टोटल संख्या बोले तो कितना होता है, 31 होता है। हो गया कि नहीं हुआ? ये था क्या तुम्हारा पूर्ण रूप से व्यंजन। अच्छा, इसमें मेरे को ऐसा लगा कि मैं एक चीज तुमको गलत बताया हूं। गलत बताया हूं कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा मेरे से बोलने में मिस्टेक हुआ है। बोलने में मिस्टेक ये हुआ है कि ओठ, ओष्ठ के आधार पे, होंठ के आधार पे जो बोला हूं ना मैं, ठीक है, ये होंठ के आधार पे, ये उल्लू को जो है ओंठ के आधार पे बोला जाता है। ठीक है ना, ये ऊ और क्या, बड़े ऊ, ये दोनों किसके आधार पे बोला जाएगा, ओष्ठ के आधार पर बोला जाएगा। ठीक है ना, इसको क्या कर दिया था मैं, दंतव्य के, हालांकि मैं बताया नहीं था, दंतव्य के आधार पे लिख दिया था। ठीक है भाई, तो ये कैसा रहा वीडियो ये बताना। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने बताने की जरूरत नहीं था। ठीक है, बस यहां से क्वेश्चंस कैसे आती है, तो यहां से जो क्वेश्चन आता है वो पढ़ने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब 4 ऑप्शन देता है ना, तो ये है कि ये है, फिर क्लासरूम में स ह उच्चारण करने लग जाते हैं। तो इससे थोड़ा संभल के रहना और एक मस्त वाल ऐसी चार्ट बना लेना और 2-3 बार पढ़ना, आराम से याद हो जाएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं भाई, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें हिंदी का 10 प्रश्न आता है, उनमें से एक प्रश्न स्वर से होगा या व्यंजन से होगा। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूं कि कंटिन्यू क्लास रखूं, किसका, हिंदी का, क्योंकि अभी वर्तमान में शिक्षक भर्ती हो गया। ठीक है, ऐसे 2-3 एग्जाम और आने वाले हैं जिसमें हिंदी का लगभग काफी वेटेज है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कंटिन्यू करूँ ये क्लास। ठीक है, तो आज हम क्या खत्म किए, व्यंजन खत्म किए। इससे पहले वीडियो में हम स्वर को खत्म किए थे। ये होता है क्या, तुम्हारा पूर्ण वर्णमाला।